बहुत शौक है ना तुम्हें सजा लेने का। अभी तो जो मैंने तुम्हें देनी थी वो पेंडिंग पर है। अगर ज्यादा दिल कर रहा है सजा लेने का तो वो दूं मैं तुम्हें। वो इसे इशाल के बराबर खड़ा करता हुआ सरगोशी नुमा बोला, जिस पर हीर का दिल तेजी से धड़का। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अगर तुम पुशअप्स मारोगे तो तुम्हारे बाजू का जख्म खराब हो जाएगा। समझ क्यों नहीं रहे? वो उसकी बात को नजरअंदाज करके बेबसी से बोली, माइंड योर ओन बिजनेस। हम दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिस पर तुम मेरी फिक्र करो। मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगा। अब्बा अपना मुंह बंद रखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो आहिस्तगी से सुलगते हुए लहजे में कहकर उसे वहीं शौक में छोड़कर चला गया। इडियट इंसान, हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं। बीवी हूं मैं तुम्हारी। वो होश में आकर गुस्से से जेरे लब बड़बड़ाई और उसकी जानिब देखने लगी, जो अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में अब पुशअप्स मार रहा था। अफान सर, अच्छा लीडर और फाइटर बनने के लिए सेहतमंद जिस्म का होना भी जरूरी है। आप लोग हमारी ट्रेनिंग के जिम्मेदार हो, इसलिए आप लोगों के पास हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी होनी चाहिए। क्या आपने हसाम की रिपोर्ट चेक नहीं की? वह अफान की जानिब मतवज्जा होकर बोली, जिसके पास शारिब आकर उससे कुछ कह रहा था, जबकि हसाम दांत पीस कर रह गया। उसके अल्फाज पर उन्होंने नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। साथ शारिब की बात गौर से सुनने लगे, जो उन्हें कुछ दिखा रहा था। यार क्या चीज है ये, हार मानने वालों में से नहीं है। निबान पुशअप्स मारते हुए इम्प्रेस होकर बोला, हसाम रुको, तुम पुशअप नहीं मार सकते। तुम्हारे बाजू पर चोट है, इसलिए एक हफ्ता के लिए तुम कोई हैवी काम नहीं करोगे जिसकी वजह से बाजू पर कोई दबाव आए। अफान ने अपने हाथ में मौजूद फाइल से नजर हटाकर हसाम की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन सर ये मामूली सी चोट है। उसने खड़े होकर एहतजाज किया और फिर एक नजर हीर को देखा, जो तंजिया मुस्कुराहट से उसे ही देख रही थी। ये मामूली जख्म नहीं है, अफान एक एक लफ्ज चबा कर बोले, क्योंकि वो जख्म कोई आम नहीं बल्कि गोली की वजह से था, जिस पर वो लब भींच कर रह गया। हीर, ठीक है जो तुमने कहा और किया, मैं उससे मुत्तफिक हूँ। लेकिन तुमने मेरे ऑर्डर्स के दरमियान मुसलसल बोलने की जुर्रत की है, जिसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देता। इसलिए तुम अभी से इस ग्राउंड में राउंड लगाना शुरू करो, जबकि बाकी सब तुम्हें ठीक 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे। अफान ने सजा के तौर पर हीर की जानिब देखते हुए कहा, जो लब चबा कर रह गई, क्योंकि ग्राउंड काफी एरिया पर फैला हुआ था। लेकिन सर 15 मिनट के बाद सब ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हसाम अपने अल्फाज मुकम्मल कर पाता, उन्होंने हीर की सजा बढ़ाते हुए इसे वार्न किया कि यहाँ वो सर हैं और उनके काम में मुदाखलत मत करे, वरना नताइज देखना पड़ेंगे। जिस पर वो अपने लब चबा कर रह गया। ये नाइंसाफी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो खुद को रोक नहीं पाया और मजीद बोल गया, आधे घंटे के बाद उन्हें सब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब हसाम भी हीर के साथ ग्राउंड में राउंड लगाएगा। इससे तुम्हारे बाजू पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, उन्होंने हुक्मिया लहजे में कहा। तो वो आंखें घुमा कर रह गया, क्योंकि उसे खुद की परवाह नहीं थी, लेकिन हीर के लिए ये बहुत ज्यादा था। लेकिन सर, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। निबान, जो अभी पुशअप मार के फारिग हुआ था, परेशानी से अपने पापा की जानिब देखता हुआ बोला, निबान भी इन दोनों को अभी ज्वाइन करेगा और किसी को कुछ कहना है? उन्होंने सबकी जानिब देखते हुए सर्द लहजे में पूछा, जिस पर सबने सख्ती से ना में सर हिलाया, क्योंकि वो कुछ बोलकर अपने साथ साथ उन तीनों की सजा में भी इजाफा नहीं करना चाहते थे। गुड, तुम तीनों का अभी वक्त स्टार्ट होता है, गो नाउ। उनके कहने पर वो तीनों ग्राउंड में चक्कर लगाने भागे। सॉरी गाइस, मेरी वजह से ये सब हुआ। हीर ने हसाम के बराबर भागते हुए शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं हीर, तुम सिर्फ हसाम के लिए फिक्रमंद थी। नबान ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, यार तुझे बोलने की क्या जरूरत थी, चुप नहीं रह सकता था? हसाम ने निबान की जानिब देखते हुए कहा, जब तू नहीं रह सकता मैं कैसे रहूं? वैसे भी जहां तू होगा वहीं पर मैं मिलूंगा। वह इसे आंख मारता हुआ बोला, जिस पर हसाम और हीर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। उसके बाद वो तीनों बगैर मजीद कुछ कहे अपने ट्रैक पर भागने लगे। इज योर फादर ट्राइंग टू किल अस ऑन योर फर्स्ट डे हेयर? जोहान नबान के पास से गुजरते हुए गुर्राया, जो मुसलसल भागने की वजह से अब हाँफ रहा था। मगर अफान ने अभी तक उन लोगों को रुकने का नहीं बोला था, जबकि बाकी सब लोग भी उन्हें कुछ घंटों से ज्वाइन कर चुके थे। डोंट वरी, तुम इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हो, हम सब जिंदा ही यहाँ से निकलेंगे। वो इसे यकीन दिलाता अपनी स्पीड थोड़ी तेज कर गया, ताकि हसाम के बराबर पहुंच सके, जो कि उससे ज्यादा फासले पर नहीं था।
तुम इसी उम्र में बूढ़े लोगों की तरह क्यों थकने लगे हो? या फिर सच में बुढ़ापा आ गया है कजन? हसाम ने लंबा सांस खींचकर निबान को तंग करते हुए कहा, जिसके चेहरे पर थकावट के आसार थे। थकना तो बनता ही था, जाहिर सी बात है। वो लोग भी आखिर इंसान थे, कोई हवाई मखलूक तो थे नहीं जो मुसलसल भाग भाग कर थकते नहीं। अगर यहाँ रोबोट भी होते तो अब तक उनकी भी बैटरीज डेड हो चुकी होती। तुम जानते हो, इन छोटी मोटी चीजों से मैं नहीं थकता। और बुढ़ापा आए मेरे दुश्मनों को, अभी तो मैं जवान हूँ। वो हंसते हुए कहकर उसे अपने पीछे छोड़ गया, जबकि हसाम मुस्कुरा कर सर हिला कर रह गया। वाह, ये लड़के कभी नहीं थकते, ईशाल ने हीर के बराबर भागते हुए कहा, जो अब इंतहाई मुश्किल से भाग पा रही थी। हाँ, मैंने भी नोट किया है, हम लोग मुसलसल तकरीबन 4 घंटों से भाग रहे हैं, लेकिन इस दौरान ये दोनों एक बार भी नहीं रुके। हीर ने अपनी स्पीड इंतहाई हल्की करके अपने सीने पर हाथ रख के हाँफते हुए कहा, ट्रेनिंग विद सर अफान हैज इट्स पर्क्स, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारी स्पीड शारिब भाई ने डिसाइड की थी, वरना अब तक हम सब लोग थकावट से बेहोश हो चुके होते। ईशान ने भी खुद की स्पीड को हीर जितना करके कहा, तुम्हारा मतलब अब तक मैं भी होश हो चुकी होती, क्योंकि तुम सब लोग फिर भी कर लेते। अभी भी मेरी वजह से तुम्हारी स्पीड हल्की हो रही है, क्योंकि मेरी टांगें जवाब दे चुकी हैं। ठीक है, मुझे वॉक करने की आदत थी और मैंने जिम भी ज्वाइन की हुई थी, लेकिन यार ये ट्रेनिंग मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता मैं ये कैंप सरवाइव कर पाऊंगी। वो मायूसी से बोली। हीर, पहली बात, तुम मेरी स्पीड स्लो नहीं कर रही। अगर तुम नहीं भी होती तो मैं इसी स्पीड पर भागती, क्योंकि मैं अपने कज़न के इरादों को जानती हूँ। वो वहाँ बैठा ये जज नहीं कर रहा कि कौन कितनी स्पीड से भाग रहा है, बल्कि वो हमारी कुव्वते बर्दाश्त चेक कर रहा है कि किसमें कितनी बर्दाश्त करने की सलाहियत है। और दूसरी बात, तुम खुद का मवाजना हसाम और निबान से मत करो। वो दोनों बेस्ट हैं, अभी जो वो दिखा रहे हैं वो उससे भी दुगना कर सकते हैं। और तीसरी बात, तुम नहीं हो हीर, खुद को एक मौका दो। देखना, एक दिन तुम भी बेस्ट लोगों में खड़ी अपना मुकाम बना चुकी होगी। इशाल के अल्फाज पर हीर ने मुस्कुराते हुए उसे मशकूर नजरों से देखा, क्योंकि उसे आखिर तक भागते रहने के लिए इसी हौसले की जरूरत थी। ठीक आधे घंटे के बाद अफान ने सीटी बजाई तो वो सब रुककर अपनी टांगों पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। बहुत खूब, आप सब ने बहुत अच्छा किया है इतनी आसान एक्सरसाइज में। मैं बस आप लोगों से इतने की ही उम्मीद कर रहा था। इन लोगों के नॉर्मल होने पर अफान की आवाज़ हवा में गूंजी तो वहां मौजूद सब लोग इसके आसान लफ्ज पर तिल मिला कर रह गए, मगर इसने अनसुना करते अपनी बात को जारी रखा। डिनर 1 घंटे तक तैयार हो जाएगा, तब तक तुम लोग फ्रेश होकर कुछ देर आराम कर लो। आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग जा सकते हो। इसके कहने पर सब अपने अपने कमरों की जानिब चले गए, क्योंकि किसी में भी फिलहाल बोलने या बहस करने की ताकत नहीं थी। फ्रेश होने के बाद हीर और इशाल कैफेटेरिया की जानिब बढ़ गईं, जहां से लोगों की चहल पहल और कहकहों की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। अंदर जाकर उन दोनों ने खाना लेकर ट्रे में रखा, और इससे पहले वो लोग वापस जाते इशाल की नज़र कुक से टकराई, जो कि 40 साल का था। वो इसे देखकर खुश होकर उसकी जानिब लपकी। तुम बड़ी हो गई हो इशी, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लेडी बन गई हो। कुक ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जो हंसने लगी। हे, डोंट से डैट, मैं अभी भी छोटी सी बच्ची हूँ और आप मेरे हैंडसम मैन हो। ईशान ने उन्हें तंग करते हुए शरारत से कहा, क्योंकि वो उन्हें पहले से जानती थी। जिस पर वो मुस्कुराए और इशाल का हाथ पकड़कर उस पर किस की, और फिर हीर की जानिब देखा और उसके हाथ की पुश्त पर भी अपने लब रखे। हीर ने ब्लश करते हुए अपना हाथ खींच लिया। उसे अजीब लगा था, मगर वो जानती थी ये चीजें यहाँ आम हैं। और मैं पूछ सकता हूँ ये खूबसूरत लड़की कौन है? उन्होंने हीर को देखते हुए शौक लहजे में पूछा। उसी पल हीर को अपनी कमर पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई, तो उसने झटके से नजर उठाकर अपने बराबर खड़े शख्स को देखा। जब उसकी निगाह गोल्डन ब्लूइश आंखों से टकराई तो उसके दिल ने एक बीट मिस की, क्योंकि वो उसकी यहाँ मौजूदगी की बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी। ये खूबसूरत लेडी जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये मेरी फियोंसी है, हसाम ने फन वे में कहा, मगर हीर उसके लहजे में वार्निंग साफ महसूस कर सकती थी, जो कि वो अपने चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा था। माई अपोलोजाइज सर, आई डिडंट नो द गर्ल बिलोंग्स टू यू। कुक ने खुद को सरेंडर करते हुए इंतहाई नर्वस होते हुए कहा, जिस पर हीर ने पुरतपिश निगाहों से हसाम की जानिब देखा।
क्योंकि आज ही तो उसने कहा था हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं, अपने काम से काम रखो। लेकिन अब खुद कैसे आकर हुक्मरानी जता रहा था, जैसे वो कोई अब इसकी जाती प्रॉपर्टी हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। उसने उसके हसार से निकलने की कोशिश की, मगर वो भी सुलगती निगाहों से उसकी आंखों में देखता उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर गया। जब माहौल में टेंशन बढ़ने लगी तो ईशान ने अपना गला खनकारा। चलो हीर, टेबल पर जाकर खाना खाएं। मुझे बहुत भूख लग रही है और ठंडा खाना खाने में जरा मजा नहीं आएगा। उसने माहौल को नॉर्मल करते हुए कहा। हाँ, आप लोग जाकर खाओ वरना मेरी मेहनत जाया हो जाएगी, कुक ने भी उम्मीद से कहा। ये तुम्हारा बेडरूम नहीं है, छोड़ो मुझे। कैफेटेरिया है हसाम, और यहाँ सब लोग मौजूद हैं। वो उसके सीने पर हल्का सा पंच मारते हुए गुर्राई। हाँ, तो सबको पता होना चाहिए तुम सिर्फ मेरी हो, उसने करख्तगी से कहकर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी, जबकि वो उसे घूर कर जाके टेबल पर बैठ गई। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम हक जताओ, और मेरा क्या? मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूं? खिलौना हूं ना मैं, जिसके साथ बस तुम खेल रहे हो? वो कुर्सी पर बैठ के गुस्से और तकलीफ के मिले जुले तासरात में बड़बड़ाई। इसी पल इशाल भी उनके साथ आकर बैठ गई। वो दोनों बगैर कोई बात किए खामोशी से खाना खाने लगी। तभी नबान और हसाम भी कुर्सियां खींचकर उन दोनों के साथ ही बैठ गए। इशाल ने आईब्रो उचकाकर हसाम की तरफ देखा, मगर वो नजरअंदाज कर गया। हीर, इससे मिलो, ये नबान है, और नबान ये हीर है, मेरी फ्योंसी और तुम्हारी भाभी। वो उन दोनों का तारुफ करवाने लगा। इट्स नाइस टू मीट यू। हीर ने मुस्कुराकर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जो कि नबान ने थाम लिया। सेम हियर, वो भी नरमी से बोला। इससे नजर हटाकर हीर ने हसाम की जानिब देखा, जो इंतहाई डार्क और सर्द निगाहों से उसे ही देख रहा था। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो इसे इतना गुस्सा आ रहा है? वो सोच कर रह गई और वहां से जाने के लिए उठ गई, क्योंकि उसमें मजीद हिम्मत नहीं थी उसकी सुलगती निगाहों को खुद के वजूद पर महसूस करने की। इसलिए वहां से जाना ही मुनासिब समझा। खाना खत्म करो। इससे पहले वो कुर्सी से बाहर जाती, इंतहाई इश्तियाल से भरी आवाज उसकी समातों से टकराई, जिसकी वजह से उसकी जगह पर खौफ से मुंजमद हो गई। मुझे भूख नहीं है, वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मगर हसाम की निगाहें गुस्से की वजह से पहले से ज्यादा डार्क हो गईं, जो कि उसे साफ चैलेंज कर रही थी कि उसके हुक्म पर इनकार करने की जुर्रत भी मत करना। वो लंबा सांस खींचकर कुर्सी पर वापस बैठ गई और चम्मच पकड़कर चावल खाने लगी। इस दौरान इसने खुद पर उसकी मुसलसल जलती निगाहों की तपिश महसूस की, मगर डर की वजह से उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। हुक्म ऐसे देता है जैसे हमारा वजीर आजम हो। इसका कहा हर लफ्ज कानून है, जिसकी पासदारी हम आम आवाम पर लाजिम है। वो चावलों का आखिरी चम्मच मुंह में डालते हुए दिल ही दिल में बोली, क्योंकि उसके सामने कहने की तो हिम्मत नहीं थी। खा लिया है, अब खुश? वह तंजिया मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर वो कुर्सी से उठ गया। मेरे पीछे आओ, वो दो टोक लहजे में कहकर कैफेटेरिया से निकल गया, जबकि वो दांत पीस कर रह गई। वो बाहर जाकर बेंच पर बैठ गया और उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी किसी के चलने की आहट उसके कानों से टकराई। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी कोई गुलाम हूँ जिसको तुम जब मर्जी हुक्म दे सकते हो, तो तुम यहाँ बहुत गलत हो। वो उसके सामने आकर एक एक लफ्ज चबा कर बोली। बैठो। वो उसको अनसुना करके अपने बराबर सीट पर इशारा करते हुए हुक्मिया आवाज में बोला, जिस पर हीर ने अपना गुस्सा जब्त करने के लिए जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं, वरना वो पक्का कोई चीज सामने बैठे शख्स के सर पर दे मारती। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, समझ आया मिस्टर हसाम? तुम यहाँ मेरे बॉस नहीं हो। वह तपे हुए लहजे में बोली। जिस लम्हे हमारा निकाह हुआ था उसी पल तुम मेरी जिम्मेदारी बन गई थी, इसलिए तुम पर। कैसी जिम्मेदारी? तुमने उसी पल कह दिया था इस रिश्ते से कोई उम्मीद ना रखो, और आज भी तो ये बोला था तुमने। फिर अब ये सब क्यों कह रहे हो तुम? वो उसके अल्फाज काटते हुए बोली और फिर अपने सीने पर बाजू बांधकर उसके जवाब का इंतजार करने लगी। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जिसका ख्याल मुझे रखना है। वो तहम्मुल से बोला तो वो आंखें घुमा कर रह गई। हाँ, बस तुम जो सोचो बस वही हो, मेरा क्या हसाम? मेरी किसी बात की कोई अहमियत नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से सबके सामने बोल दिया मैं तुम्हारी फ्योंसी हूँ। इस बारे में एक बार भी तुमने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। आखिर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा क्या दिल करता है? वो तल्खी से बोली, जिस पर वो टेबल से उठ गया। ओके, अगर तुम चाहती हो लोगों के सामने हमारा रिश्ता रखने से पहले
तुमसे राय लेनी चाहिए, इसमें कौन सी देर हो गई है। चलो अब पूछ लेता हूँ, विल यू बी माई गर्ल। उसके अल्फाज पर वो शौक से मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगी, क्योंकि वो उस चीज़ की हरगिज उम्मीद नहीं कर रही थी। उसे लग रहा था वो वापिस से उसे कोई हुक्म सुनाकर वहां से चला जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, वो उसके करीब आकर गहरी आवाज में बोला, जिस पर वो धड़कते दिल के साथ उसकी तरफ देखने लगी, क्योंकि उसके मुंह से अल्फाज ही खत्म हो गए थे। जवाब देने में देर होने लगी तो उसने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उसके बाल गर्दन से हटाकर वहां अपने लब रख दिए। वह हसाम से इस हरकत की बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी। बौखलाकर उससे दूर हुई और बेतरतीब होती सांसों से उसकी तरफ देखने लगी। लगता है तुम्हें मेरा प्रपोजल पसंद नहीं आया, मजीद मेहनत करनी होगी। वह वापस से उसे अपने हसार में लेता हुआ बोला और उसे समझने का मौका दिए बगैर उसके होंठों के किनारों पर अपने लब रख गया और फिर नजर उठाकर उसके चेहरे की जानिब देखने लगा, जो शर्म से लाल गुलाबी हो रहा था। ये भी पसंद नहीं आया। चलो अब की बार फिर। इससे पहले वो कोई शिद्दत भरी गुस्ताखी करता, हीर सटपटा कर उससे दूर हुई। ओके ओके, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड या फियांसी वट एवर जो भी, सब बनने को तैयार हूँ। वो लाल गुलाबी होती जल्दी से बोली। हीर की हामी पर हसाम के चेहरे पर फतहयाबी की मुस्कुराहट बिखरी। उसने फौरी उसे बाजू से पकड़कर बेंच पर खुद के बराबर बिठाया। अब हम दोनों में सब कुछ नॉर्मल है, तो हीर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो नज़र उठाकर उसकी गोल्डन ब्लूइश आंखों में देखने लगी। अगर तुम इस कैंप में सरवाइव करना चाहती हो तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम्हारे आसपास लोग बिल्कुल भेड़िए हैं और तुम उनका शिकार हो जो वो मौका मिलते ही कर लेंगे। फिर मैं जानता हूँ तुम बहुत मासूम हो और हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी हो, लेकिन मेरा यकीन करो तुम ये कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ मेरी बात माननी है और जो मैं कहूँगा वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही होगा। ओके। क्यों? वो कुछ देर खामोश रहने के बाद बस इतना बोल पाई, जिस पर हसाम ना समझी से उसकी तरफ देखने लगा। क्या मतलब हीर, क्या कहना चाहती हो? तुम्हें मेरी हिफाजत की परवाह क्यों है हसाम? तुम क्यों अचानक से मेरी इतनी फिक्र करने लगे हो? जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें ज़रा मेरी परवाह नहीं थी। फिर अब ऐसा क्या हो गया है कि तुम मुझ पर सबके सामने हक जता रहे हो? क्या तुम्हारा दिल सच में मुझे लेकर बदलने लगा है? वो उसकी तरफ देखते हुए अपने जहन में उभरते सवालों के जवाब मांगने लगी। लेकिन ऐसा नामुमकिन है, तुम जैसा पत्थर दिल इंसान इतनी आसानी से नरम नहीं पड़ सकता। तो हसाम बताओ, तुम्हारा इस सब के पीछे क्या मकसद है? वो आखिर में खुश्क सा कहकहा लगाते हुए यकीन से बोली। पहली बात, हक रखता हूँ इसलिए जता रहा हूँ। बेशक आसपास के लोग नहीं जानते, लेकिन तुम, मैं और हमारा खुदा जानता है। तुमने अपनी मर्जी से अपने सारे हकूक मुझे दिए हैं। और उसे सरता पाँव मायनी खेज नज़रों से देखता हुआ बोला। तो वो दहकते हुए गालों से उसे देखने लगी। दूसरी बात, मुझे महसूस हुआ इस खूबसूरत लड़की को किसी की ज़रूरत है जो उसकी इस दुनिया में हिफाजत करे। वो इसके चेहरे से बाल कान के पीछे करते हुए इंतहाई आहिस्तगी से बोलने लगा, जबकि वो सांस रोक के उसकी आंखों में देखने लगी। और मैं बस इस ब्यूटी की हिफाजत करना चाहता हूँ, उसके पीछे कोई मकसद नहीं हीर। इसलिए अपने इस दिमाग पर ज़्यादा दबाव मत दो। वो उसके गाल नरमी से सहलाते हुए बोला, जिस पर वो उसकी आंखों में खोने लगी। स्टूपिड हीर, वेकअप। उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद है। मत आओ उसकी बातों में, वरना उसे क्या पड़ी है तुम्हारी हर कदम पर हिफाजत करने की। उसका दिमाग इस पर चिल्ला कर समझाने लगा, मगर वो इसे अनसुना करके सामने बैठे शख्स के सहर में खोते हुए हाँ में सर हिला गई। लेकिन हिसाम, इंटरव्यू के बाद तुमने मुझे एक पूरा हफ्ता विजिट के लिए क्यों? इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती, वो इसके लबों पर अपनी उंगली रख गया। किसी चीज़ की फिक्र मत करो, सब भूल जाओ। सिर्फ कैंप पर फोकस करो, अपना बेस्ट दो हीर, और कुछ फजूल मत सोचो। वो अपनी उंगली हटाकर अंगूठे को उसके निचले लब पर फेरते हुए बोला, जिस पर वो अथल पथल होती सांसों से उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, अगर वक्त मिले तो मुझे सोच लिया करो। वो उससे आंख मारता हुआ बोला तो वो ब्लश करते हुए उसका हाथ अपने चेहरे से पीछे कर गई। ओके, अब जाकर सो जाओ, कल का दिन बहुत टफ होने वाला है, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके कहने पर वो मुस्कुराते हुए उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई। वो तब तक उसे जाता देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। मेरे अल्फाज अगर तुम्हें जहनी सुकून दें तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कज़न। निबान के अल्फाज पर हसाम ने पलटकर उसकी तरफ देखा, जो दीवार के साथ पुश्त लगाए खड़ा था।
وہ خاموش رہا تو نبان مزید بولا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم اس لڑکی کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محنت کر رہے ہو۔ ہر وقت صرف اس کے محفوظ ہونے کا خیال تمہارے دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، تم اسے غلط لوگوں سے پروٹیکٹ کر رہے ہو۔ اس کی بات پر حسام نے آئی برو اچکایا۔ تم جب بھی کسی لڑکے یا کسی بھی آدمی کو اس کے آس پاس دیکھتے ہو، تمہیں لگتا ہے وہ اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن ڈیپ ڈاؤن تم بھی یہ جانتے ہو تمہارے ہوتے کسی میں اتنی جرت نہیں اسے غلط نظر سے دیکھے یا اس کے بارے میں کچھ خراب سوچے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو حسام اپنا رخ پلٹ گیا۔ حسام، لڑکوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اصل پرابلم تو اسے تالیہ سے ہوگی۔ یو نو شی ہیز اے کرش آن یو وین وی ور کڈس۔ اب پتہ نہیں کیسے اور کیوں تم نے ہیر کو اپنی فیونسی بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے تم نے اس کے دل میں حسد اور جلن جیسی آگ لگا دی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر مزید بولنے لگا، اس کی نظر میں ہیر وہ لڑکی ہے جس نے تمہیں اس سے چھین لیا ہے۔ میں نے دیکھا کیسے وہ جلتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ تمہارے پیچھے پیچھے کیفیٹیریا سے نکلی تھی، اور تم اس بات سے بخوبی واقف ہو تالیہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا اسے ہلکے میں مت لینا۔ وہ ارمغان سے زیادہ نقصان برپا کر سکتی ہے، اس لیے میرے پیارے کزن، پک یور بیٹلز رائٹ۔ وہ کہہ کر اس کا کندھا تھپکا کر اسے گہری سوچ میں ڈال کر چلا گیا۔ کچھ دیر وہاں خاموشی سے بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کل کا دن آج کے دن سے بھی زیادہ تھکا دینے والا ہوگا۔ آج ہم لوگ ایک نئی ایکسرسائز شروع کریں گے جو کہ کچھ کو آسان اور کچھ کو بہت مشکل لگے گی۔ انہوں نے جب یہ الفاظ ہیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہے تو اس نے اپنا تھوک نگلا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں باقیوں کی نسبت جسمانی طور پر تھوڑی کمزور ہے، مگر اسے پتا تھا وہ یہاں بلیک ہارس کی طرح ہیں جو شدید محنت کر کے ان سب میں اپنی پوزیشن بنانے کے لیے تیار ہے۔ تمہارے ابا حضور آج اپنے ہاتھوں میں یہ چھڑی لیے کیوں کھڑے ہیں؟ حسام نے نبان کے کان کی جانب جھکتے ہوئے ہلکی آواز میں پوچھا۔ میں خود کو یقین دلا رہا ہوں، شاید اس لیے کیونکہ وہ ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں، لیکن جتنا میں اپنے بابا کو جانتا ہوں، تمہیں بس اتنا مشورہ دے سکتا ہوں، خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا۔ آج یہ چھڑی ہم لوگوں کو لگنے والی ہے۔ جس پر حسام نے لمبا سانس کھینچا۔ We will start with a smile run. Get ready. Run. عفان کے الفاظ نے ان دونوں کا دھیان اپنی جانب کھینچا اور وہ دونوں باقی سب کے ساتھ جانے کے لیے بھاگے۔ پہلا راؤنڈ ان سب کے لیے آسان تھا کیونکہ ابھی صبح تھی اور ان لوگوں میں انرجی ہونے کی وجہ سے طاقت بھی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا انہیں یہ سفر بہت زیادہ لگنے لگا۔ داریکا نے رک کر اپنا سانس بحال کرنا چاہا، مگر اسی پل اس کی ٹانگ سے عفان کی چھڑی آ ٹکرائی۔ کیا میں نے تمہیں اجازت دی رکنے کی؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، وہ ٹانگ پر اٹھنے والا درد برداشت کرتے ہوئے بولی، اس لیے تم سب کے لیے اچھا ہے بغیر رکے بھاگتے رہو۔ انہوں نے اونچی آواز میں سب کو وارن کیا۔ عفان کے داریکا کے پاس سے ہٹتے ہی اشال بھاگتے ہوئے اس کی جانب لپکی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا میں یہ جاری رکھ پاؤں گی، داریکا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ گوڈ، کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ ایسا سوچنا بھی مت۔ ویسے مجھے لگتا تھا ہم لوگ بچوں والی عمر سے گزر چکے ہیں، لیکن عفان سر یہ پھر اسی کا مزہ چکھا رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے یہ چھڑی لی کدھر سے ہے؟ اشال دانت پیستے ہوئے بولی اور تھوڑا سا لیفٹ کی جانب ہو کر ہیر کی طرف گئی۔ اشال، مجھے نہیں لگتا میں یہ ردھم رکھ پاؤں گی، میں تھک رہی ہوں، آج کی سپیڈ کل سے زیادہ ہے، ہیر نے لب چباتے ہوئے نروس ہو کر بتایا۔ ہیر، تمہیں ہر صورت میں چلتے رہنا ہے، اگر تم مزید بھاگ نہیں سکتی تو بس چلو، کیونکہ اس ایکسرسائز کا مقصد ہماری موومنٹ ہے، ہمیں بس رکنا نہیں ہے۔ اشال کی بجائے حسام کے منہ سے یہ جواب سنا تو اس نے جھٹکے سے اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں وہ پسینے میں شرابور پہلے سے بھی زیادہ ہاٹ لگ رہا تھا، جس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر انہوں نے دیکھ لیا تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو تو فضول میں چھڑی کھا لو گے، وہ فکر مندی سے کہنے لگی۔ I'm not stalking in training. Besides, I'm here to make sure you won't stop moving. وہ مسکراتے ہوئے بولا تو ہیر اس کی جان لیوا مسکراہٹ میں کھونے لگی، کیونکہ اس نے بمشکل 2 یا 3 بار اسے دل سے مسکراتے دیکھا تھا، اور اسے احساس ہی نہیں رہا کب اس کے قدم رک گئے۔ ہوش تو تب آیا جب عفان نے چھڑی ہوا میں گھما کر ماری۔ وہ شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، مگر جب اسے درد کا احساس نہیں ہوا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں، جو گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائیں۔
وہ اس کے اور چھڑی کے درمیان کھڑا تھا، مطلب وہ اس کی بجائے حسام کو لگی تھی۔ فوکس کرو، عفان ڈارک لہجے میں بولا تو حسام نے آگے کی جانب بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ ہیر بھی جلدی سے اس کے پیچھے بھاگی۔ آئی ایم سوری پلیز، وہ شرمندگی سے انتہائی آہستگی سے بولی، کیونکہ اس کا درد اس نے اپنے حصے میں لیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف فوکس کرو ہیر، بس رکو مت، جس پر وہ اس کی طرف دیکھ کر لب بھینچ کر رہ گئی۔ ہیر بھرپور کوشش کر رہی تھی وہ نہ رکے، لیکن آج کی ٹریننگ بہت ٹف تھی، اسے اس سب کی عادت نہیں تھی۔ ابھی کل کی وجہ سے اس کے جسم میں درد تھا اور آج یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم رک جاتے تھے اور ہر بار اس کی جگہ حسام چھڑی کھاتا، جس کا درد وہ خود بھی محسوس کرتی۔ اس نے التجا کی کہ تم مت کھاؤ، مگر وہ باز نہیں آیا۔ عفان نے کافی دیر بعد جیسے ہی ایکسرسائز ختم ہونے کے لیے سیٹی بجائی تو ہیر واحد تھی جو اختتام کی لائن کراس نہیں کر پائی تھی۔ آپ سب کے پاس 15 منٹ کی بریک پانی پینے کے لیے ہے، اس کے بعد ہم لوگ یہ ایکسرسائز واپس سے جاری کریں گے۔ جب ہیر نے دیکھا عفان اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، وہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی، کیونکہ اس میں مزید کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ اسی پل اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے پانی کی بوتل لہراتی ہوئی دیکھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں اس کی نگاہ گولڈن بلوئش آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پانی کی بوتل تھام لی اور پانی پینے لگی۔ 15 منٹ کی بریک ختم ہونے کے بعد وہ لوگ واپس سے عفان کے سامنے کھڑے تھے، جس کے ساتھ اب کی بار شارب بھی تھا۔ Now we will do a series of different exercise، اور میں توقع کرتا ہوں تم سب لوگ اس میں بھی اپنا بیسٹ دو۔ فکر مت کرو بچوں، یہ ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ آپ کو اس کا ڈیمو دیں گے، اس کے بعد آپ لوگ کرو گے۔ اگر آپ لوگوں نے اچھے سے کیا تو تم لوگوں کے مزے، اور نہیں کر پائے تو ہم سب ہیں نا بتانے کے لیے۔ شارب نے آخری بات اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہی اور ساتھ ہی اپنی ٹانگ پر ہلکی سی چھڑی ماری۔ او میرے خدایا، عفان نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا زہریلا بنا دیا ہے۔ یہ دن ختم ہونے دو، میں ان دونوں کو ہی جان سے مار دوں گی۔ اشال غصے سے دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی، ہیل یار، ان دونوں کو یہ آئیڈیا کس نے دیا ہے؟ دھاریکا نے بھی اپنی کزن سے حامی بھرتے ہوئے کہا، ہم لوگ آپ سب کو 2 گروپس میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک میرے انڈر ہوگا اور دوسرا سفیان کے۔ اس سے پہلے اشال کوئی جواب دیتی، شارب کی آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی۔ جیسے ہی عفان نے گروپ کے نام بتانا شروع کیے، سب نے اپنی اپنی انگلیاں کراس کر لیں۔ حسام ذوحان، شازم، داریکا، ہیر، نبان اور تالیہ میرے گروپ میں ہوں گے، جبکہ سفیان، امامہ، آؤن، ایرک، اشال اور ارمغان شارب کے گروپ کو جوائن کریں گے۔ عفان کے اناؤنس کرنے پر سب اپنے گروپس میں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم لوگ 50 پش اپس سے سٹارٹ کریں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسام کی طرف دیکھا، تمہیں ایک ویک کا اس معاملے میں ریسٹ ہے تو تم میرے ساتھ ان سب کو دیکھو گے۔ وہ کہہ کر پھر سے سب کی طرف متوجہ ہوئے۔ سٹارٹ ناؤ۔ عفان کے کہنے پر سب کے سب اپنی پوزیشنز سنبھال گئے اور بغیر دیر کیے پش اپس مارنے لگے۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتے تو عفان ان پر ذرا اپنا ہاتھ ڈھیلا نہیں رکھتا۔ ہر غلطی پر وہ انہیں چھڑی مارتا اور پھر اسے ٹھیک کرواتا۔ ہیر اور ارمغان دونوں واحد تھے جنہیں اس میں سب سے زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہیر کو اس کے کم تجربے کی وجہ سے، جبکہ ارمغان کو اس کی چلتی زبان کی وجہ سے۔ جب وہ پش اپ مار کر فارغ ہوئی اور اس نے عفان کی جانب دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس کا بیسٹ عفان سر کے لیے 0 ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر صاف ویک کا لفظ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کی شدید خواہش ہوئی کاش وہ شارب کے گروپ میں ہوتی، کیونکہ وہاں سب لوگ انجوائے کر کے ایکسرسائز کر رہے تھے۔ Now we will try another drill۔ اپنی پوزیشنز ڈیسائیڈ کرو اور مجھے 50 پش اپس کر کے دکھاؤ۔ عفان کے کہنے پر سب اپنی پوزیشنز پر کھڑے ہو گئے اور پش اپس کرنے لگے۔ اس کے دوران میں بھی ہیر کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ والا راؤنڈ پہلے والے کی نسبت بہتر تھا، کیونکہ اس میں اسے زیادہ چھڑیوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ فائنل راؤنڈ میں ان سب نے مزید 50 سکویٹس کیے۔ اس کے بعد عفان نے سیٹی بجا کر انہیں فارغ کیا تھا۔ گڈ جاب، آپ سب نے اپنے پہلے دن میں یہاں سب کچھ بہت اچھا کیا ہے، عفان نے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا۔ یہ ایکسرسائز پورا 1 ہفتہ چلے گی، جس میں ہم لوگ آپ کے جسم کی مضبوطی کو چیک کریں گے، لیکن ہر روز اس میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی تاکہ تم لوگوں کی برداشت کو ہم آزما سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کی لڑائی ہم سے نہیں بلکہ خود سے ہے۔ تم لوگوں کو ہر روز خود کو ہرانا ہے اور ایک نیا ریکارڈ بنانا ہے۔ اب تم لوگوں کو 2 گھنٹوں کی لنچ بریک ہے، آپ سب لوگ جا سکتے ہیں۔
اس کے حکمیہ لہجے میں کہنے پر سب اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، کیونکہ آج وہ کل سے بھی زیادہ تھک ٹوٹ گئے تھے۔ ہیر جب حسام کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے اس کے چہرے پر بے تحاشا تھکاوٹ دیکھی، اس لیے وہ اس سے کچھ پل بات کرنے کے لیے اس کا بازو تھامنے لگا، مگر اس سے پہلے وہ اسے روک پاتا، عفان کی سرد آواز ہوا میں گونجی، حسام میرے آفس میں، ابھی کے ابھی۔ وہ لمبا سانس کھینچ کر ان کے پیچھے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ What the hell are you doing in training؟ کیا یہ کیمپ تمہارے لیے کوئی مذاق ہے؟ وہ آفس چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرتپش لہجے میں بولے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا انکل۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا، تو عفان کرسی سے اٹھ کر ونڈو کے قریب جا کر کھڑے ہوئے۔ تمہیں لگتا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ دیر تک جی پائے گی اگر تم اسے ہر خطرے کا سامنا کرنے کی بجائے ایسے ہی حفاظت کرتے رہو گے؟ جواب دو، وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس ہمارے درمیان زیادہ وقت کے لیے زندہ رہنے کا چانس ہے؟ اگر وہ ایک سادی چھڑی بھی نہیں کھا سکتی، انہوں نے پلٹ کر اپنے بھتیجے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حسام کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا وہ مزید بولے، میں نہیں جانتا تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے، تم نے کیسے اس سے منگنی کر لی، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہاج نے اس لڑکی کو کیوں اڈاپٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے میں نہیں پوچھتا یہ سب کیا چل رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم چاہتے ہو وہ ہماری دنیا میں جیے، تمہیں اس کی فکر ہے، تو اسے ان سب چیزوں کا سامنا خود کرنے دو، کیونکہ یقین کرو میری چھڑی کی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ نہیں جو سینے پر گولی لگنے سے ملتی ہے، عفان نے تلخ لہجے میں کہا اور حسام کی طرف دیکھنے لگا، جو سختی سے اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا، کیونکہ دل کے ایک کارنر میں جانتا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہی حقیقت ہے۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اس بار میں نے تمہیں بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے، پھر بھی یہ طریقہ تمہیں راس نہیں آیا تو ہماری اگلی ملاقات رنگ میں ہوگی، اور میں پوری کوشش کروں گا میرے الفاظ تمہارے اس ہارڈ دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ انہوں نے وارن کیا تو حسام نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا سامنے کھڑا شخص اسے دھمکا نہیں رہا بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر اس نے مسلسل اس کی بات پر یوں ہی انکار کیا، کیونکہ عفان باکسنگ چیمپئن تھا، اگر وہ دونوں آپس میں رنگ میں ٹکراتے تو وہ جو اس کا برا حال کرتا پھر وہ اس کی سوچ ہی تھی۔ اسے رنگ کا بادشاہ کہا جاتا تھا، اچھے سے اچھا پروفیشنل بندہ اس کے سامنے وہاں کھڑے ہونے سے کتراتا تھا، کیونکہ اس میں وہ بالکل جنونی ہو جاتا تھا۔ جی سر، وہ سکون لہجے میں کہہ کر وہاں سے نکل آیا۔ کیفیٹیریا میں جا کر ہیر اشال کے برابر بیٹھ گئی اور پھر اس نے نظر گھما کر ایک چہرے کو ڈھونڈنا چاہا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس چہرے سے ٹکرائی تو اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے، مگر اسے جھٹکا تو تب لگا جب وہ اسے اگنور کر گیا۔ اس کے دل میں درد سا اٹھا، مگر وہ خود کو سمجھانے لگی، کوئی بات نہیں وہ بزی ہوگا۔ اس نے خود کو بار بار کہتے ہوئے واپس سے اس جانب دیکھا، مگر جیسے ہی تالیہ آ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی تو وہ اذیت سے اپنی مٹھیاں بھینچ گئی۔ اس نے ان کو اگنور کرنا چاہا، مگر نگاہیں بار بار اسی پر جا کر رک جاتی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے میں اٹھ کر جا کر اس لڑکی کا منہ توڑ دوں اور حسام کے دانت جو اس کی موجودگی میں اندر ہی نہیں جا رہے۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی ہوئی خود سے بڑبڑائی۔ لنچ کے بعد سب ٹرینیز اگلی کلاس میں چلے گئے، جو کہ آنیہ کے ساتھ تھی۔ ہیر دوسری لائن میں اشال اور دھاریکا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ساری کلاس میں نظر گھمائی، جہاں سب بچوں کی چہل پہل اور ہنسی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر حسام، تالیہ اور نبان لوگوں کے گروپ پر ٹھہر گئی، جو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ بھاڑ میں جائیں سب، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا سیدھا رخ کر کے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ تبھی آنیہ کلاس میں داخل ہوئی اور آ کر ڈائس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ویلکم ایوری ون ٹو مائی کلاس، ہماری آج کی کلاس میتھ کے بارے میں ہوگی، جس میں آپ لوگوں کو ایکویشنز حل کرنی ہے۔ آنیہ کے کہنے پر کلاس میں شور شرابہ ہونے لگا، جو کہ اس سبجیکٹ سے ناپسندیدگی کا اظہار تھا، مگر وہ مسکراتے ہوئے انہیں اگنور کر کے وائٹ بورڈ پر کچھ مختلف سوال لکھنے لگی۔ ہیر شوق میں اس خوبصورت عورت کو دیکھنے لگی، جو کہ عفان کی وائف تھی، وہ کتنی نرمی سے ان سب سے ڈیل کر رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ آئمہ اور آنیہ جیسی اتنی اچھی اور پیاری عورتوں نے وہاج اور عفان جیسے خطرناک بندوں سے شادی کیوں کی؟ شاید شدید محبت کی وجہ سے، یہی وجہ ہوگی، ورنہ کس کا دماغ خراب ہے ان جیسے سڑے اور کھڑوس لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے۔
हीर आनिया की जानिब देखते हुए दिल ही दिल में बोली, जो कि इक्वेशंस लिखने में मसरूफ थी। पक्का ये मोहब्बत ही है जो इनको आपस में जोड़े हुए है। वैसे भी वो कहते हैं ना, लव इज़ ब्लाइंड। वो ज़ेरे लब बोली। तभी आनिया सवाल लिखकर उन सबकी जानिब मतवज्जा हुई। आप सबके पास 20 मिनट्स हैं इन सब सवालात को हल करने के लिए। उन्होंने व्हाइट बोर्ड की जानिब इशारा करते हुए कहा, अब आप लोग स्टार्ट करो। उनके कहते ही सब रजिस्टर और पेन निकाल कर सवाल हल करने लगे। हीर ने जब व्हाइट बोर्ड पर मौजूद सवाल देखे तो उसके लब धीरे से मुस्कुराने लगे, क्योंकि फाइनली उसके पास वो काम आया था जिसमें वो एक्सपर्ट थी। अब देखते हैं कौन कितना माहिर है इसमें। वो खुशी से सोचकर जल्दी से व्हाइट बोर्ड पर मौजूद इक्वेशंस हल करने लगी। मैम हो गए हैं हल, आप चेक कर लें। ठीक 6 मिनट के बाद हीर ने खड़े होते हुए कहा, तो सब अपना काम छोड़कर हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि मिसानिया भी शौक में थी, मगर वो जल्द ही खुद को कंपोज कर गई। ओके स्वीटी, अपने जवाबात बताओ, देखते हैं कितने सही हैं। क्या आप उन्हें ऊंची पढ़ सकती हो? हीर उनकी आंखों में अपने लिए जवाबात ठीक होने का शक साफ देख सकती थी, मगर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में हिलाया और जवाबात बताने लगी। पहली इक्वेशन का जवाब x=9, y=8 है। दूसरे का जवाब x=8.8569, y=3.8562 है। और तीसरे का जवाब z=7.8653। इसी तरह उसने सब सवालों के जवाब बताए। सबके सब तजस्सुस भरी नज़रों से आनिया के बोलने का इंतज़ार करने लगे। वेरी गुड स्वीटी, सब सवालों के जवाब एकदम ठीक हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए फ़खरिया लहजे में कहा, तो सारी क्लास ने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। फाइनली मैं इन सब के दरमियान अपनी जगह बनाने के लिए कामयाब हो गई हूँ। बेशक फिर वो महज एक क्लास में ही क्यों ना हूँ। उसने मुस्कुराती आंखों से सोचकर हसाम की तरफ देखा, क्योंकि वो उसकी आंखों में भी खुद के लिए तारीफ देखना चाहती थी। मगर उस पल भी उससे क्लास से बेगाना तालिया से बातों में मसरूफ देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी और दिल का एक टुकड़ा धीरे से टूट गया। इससे पहले उसकी आंखों से आंसू बहते वो जल्दी से खुद को संभाल कर कुर्सी पर वापस बैठ गई। तुम ठीक हो? इशाल ने जब हीर के चेहरे को पीला जर्द पड़ते देखा तो परेशानी से पूछने लगी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या तुमने अपने सवाल हल किए? उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजाते हुए पूछा। यार, ये लास्ट दोनों पर फंस गई हूँ। हल ही नहीं हो रहे, ये काफ़ी मुश्किल हैं। वो मुंह बनाते हुए बोली। आओ मैं हेल्प करती हूँ। आखिरी इक्वेशन को हल करने के लिए उसकी दोनों साइड्स को एक जैसी रकम से तफरीक करो। वो उसके हाथ से पेंसिल पकड़कर हल करते हुए समझाने लगी। कुछ ही देर में इशाल भी अपने तमाम सवाल हल कर चुकी थी। हीर चाहती थी आनिया का लेक्चर लंबा हो जाए, मगर वो जल्द ही ख़त्म हो गया था और फिर यावर उनकी क्लास लेने आया था। उसने आते ही बगैर कुछ कहे व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जब हीर की नज़र बोर्ड के ऊपर लिखे अल्फाज से टकराई तो उसकी सांसें थमी। यू हैव टू बी किडिंग मी, दारिका एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली तो हीर होश की दुनिया में आई। मुझे लग रहा है हमारे ख़ानदान के आदमी पागल हो चुके हैं। इशाल भी आहिस्तगी से गुर्राई, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर बड़े बड़े लेटर्स में लफ्ज़ टॉर्चर लिखा हुआ था। वेलकम एवरीवन टू माय क्लास। उन्होंने लिखने के बाद अपना रुख क्लास की जानिब किया। हमारा पहला यूनिट 2 चैप्टर्स पर मुश्तमिल होगा। पहले चैप्टर में हम लोग टॉर्चर की तारीफ और इसे इंसानी लोगों पर सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, यानी इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और दूसरे चैप्टर में हम लोग इसकी इकसाम और इनके दरमियान फ़र्क को पढ़ेंगे। और आखिर में तुम लोगों को समझ आ जाएगा तुम लोग किस सिचुएशन में कौन सा टॉर्चर सामने वाले बंदे पर करना पसंद करते हो। और जो हमारा दूसरा यूनिट है वो थेरीज से मुतल्लिक है। उसकी हम असली ज़िंदगी में प्रैक्टिस करेंगे। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। उन्होंने रोबदार लहजे में कहते हुए सबकी जानिब देखा तो हीर ने अपना थूक निगला, जबकि आसपास बाकी सब लोग पुरजोश लहजे में उनसे सवाल करने लगे। जबकि वो मुंह खोले उन्हें देखने लगी, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी उसे ज़्यादा शौक किस बात का लग रहा है कि सामने खड़ा उसका प्रोफेसर इंसानी वजूद को टॉर्चर करने की बात कर रहा है, या उसके साइको क्लासमेट्स जो मुस्कुराती आंखों से ये लेक्चर सुन रहे हैं। ओ मेरे खुदा, अभी आगे आगे क्या देखने को मिलेगा। वो अपने चेहरे पर हाथ फेर कर खुद को नॉर्मल करते हुए खुद से बोली। तभी उसका ध्यान वापस से यावर की बात ने खींचा जो उन्हें पहली असाइनमेंट दे रहा था। क्लास ख़त्म होने के बाद वो इशाल और दारिका के साथ कैफेटेरिया में चली गई ताकि वो लोग कुछ हल्का फुल्का सा खा लें।
کیونکہ کچھ دیر کی بریک کے بعد ان کا آخری سیشن تھا جو کہ شارب کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ لائبریری کب جائیں گے تاکہ پاپا والی اسائنمنٹ پر ورک کر سکیں؟ داریکا نے اورنج جوس کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب چھوڑو، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ، تمہارے ابا جی کو یہ ٹارچر سکھانے کا مشورہ کس نے دیا ہے؟ اشال نے کہا لگاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے صرف سر عفان ہی سامنے والے بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ بٹ یور ڈیڈ اینڈ ہز کامنس میڈ ہم مور ٹوسٹڈ دین اینی ون آئی سا بیفور۔ ہیر نے کافی پیتے ہوئے کہا۔ جب سامنے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اسے لگا شاید ان دونوں کو اس کی بات کا برا لگا ہے۔ آئی ایم سوری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کو کچھ برا کہہ رہی ہوں، وہ بس میں۔ اس سے پہلے وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی ان دونوں کا کہا ہوا میں گونجا، جس پر وہ پریشانی سے ان کو دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو سویٹ ہارٹ، ہمیں بالکل برا نہیں لگا۔ They are our family and we know how much their minds are twisted۔ ان لوگوں کا سیدھا لفظ ہمیشہ جلیبی جیسا ہوتا ہے۔ اشال نے اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اچھا نہ بتاؤ ہم لوگ لائبریری کب جائیں گے؟ داریکا نے بھی خود کو قابو کر کے اپنے پہلے والا سوال واپس سے دہرایا۔ اسی پل حسام کیفیٹیریا میں داخل ہوا اور اس کی ساری توجہ اس نے اپنی طرف کھینچ لی، جس کے لیفٹ سائڈ پہ نبان تھا اور رائٹ سائڈ میں تالیہ۔ وہ اس کی باتوں پر ایسے مسکرا رہا تھا جیسے دنیا کی سب سے خاص لڑکی اس کے لیے وہی ہو۔ وہ تکلیف سے اپنے لب پر دانت رکھ گئی۔ تم میرا بہت صبر آزما رہے ہو حسام، آئی ہیٹ یو سو مچ۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کرتے ہوئے زیر لب بڑبڑائی اور اسے احساس ہی نہیں ہوا کب سے اشال اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر وہ اس پر دھیان ہی نہیں دے رہی۔ ہیر میں کب سے تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، تم مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اشال نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہیر کیا ہو گیا ہے، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ او سوری، میں نے سنا نہیں، کیا تم واپس سے اپنا سوال پوچھو گی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ ہیر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں یہاں موجود سب لوگوں نے سن لیا ہوگا، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ ہیر کے کچھ کہنے سے پہلے داریکا نے اپنی انگلی کا رخ حسام کے ٹیبل کی جانب کیا تو اشال سلگتی آنکھوں سے اس ٹیبل پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میں اس باسٹرڈ کو جان سے مار دوں گی، تم اس کی فیونسے ہو، یہ اس فالتو تالیہ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اشال ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے غصے سے بولی اور کرسی سے اٹھ گئی تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے لگائے۔ اشال چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں اس کی فیونسے ضرور ہوں لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں وہ میرے ساتھ ہی بیٹھے۔ اس کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے اور یقیناً تالیہ اس کی بھی بس اچھی دوست ہوگی۔ وہ اسے کھینچ کر واپس کرسی پر بٹھاتے ہوئے آہستگی سے بولی کیونکہ وہاں موجود لوگوں کی توجہ اپنی طرف نہیں کھینچنا چاہتی تھی۔ تم کیا مذاق کر رہی ہو؟ اس کی کوئی دوست نہیں ہے وہ۔ جب بھی وہ اسے اپنے آس پاس دیکھتا تھا وہ اس سے ایسا دور بھاگتا تھا جیسے وہ کوئی خوفناک بیماری ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اس چڑیل کے ساتھ اس وقت بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اشال دانت پیستے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں اشال، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہیر نے مضبوط لہجے میں کہا جبکہ اس کا دل اور دماغ چیخ چیخ کر کہنے لگا تمہیں فرق پڑتا ہے، اور وہ کوئی تمہارا فیونسے نہیں بلکہ شوہر ہے۔ میں ابھی کے لیے یہ سب جانے دے رہی ہوں لیکن حسام وجدان کو اس چیز کا حساب جلد ہی چکانا ہوگا، اشال نے عہد کرتے ہوئے کہا تو ہیر کا دل اشال کی اتنی کیئر اور محبت پر نرم پڑنے لگا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وہ ان کٹھور لوگوں میں اتنی اچھی دوست ڈھونڈ پائے گی۔ اس نے شرارت سے اشال کے سامنے سے اس کی چاکلیٹ اٹھا لی۔ ہے اٹس مائن، اشال نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اب یہ میری ہے۔ اس نے پیکٹ کھول کر اس کی بائٹ لے کے کہا بیٹا تیار رہنا، تمہاری چاکلیٹ جلد ہی چراؤں گی میں، اشال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کی جانب دیکھنے لگی جو بچہ کی طرح چاکلیٹ کھاتے ہوئے اپنے منہ کی سائڈز بھی خراب کر رہی تھی۔ تم دونوں مجھے کیوں بھول جاتی ہو ہمیشہ؟ میں بھی یہاں ہوں، داریکا نے پاؤٹ بناتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم لوگ اپنی کیوٹ سی دوست اور کزن کو کبھی نہیں بھول سکتی، اشال کہہ کر کرسی سے اٹھ کر اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ ہاں بالکل، ہیر نے بھی حامی بھری اور وہ دونوں اس کی جانب بڑھ گئیں۔ داریکا کو اپنے آس پاس خطرہ محسوس ہوا اور سچ میں اگلے پل وہی ہوا، وہ دونوں اسے گدگدی کر رہی تھیں اور وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ شام 5 بجے وہ سب لوگ شارب کی کلاس لینے کے لیے چلے گئے جو کہ جم ایریا میں تھی، جہاں مشینیں، پنچ بیگ، باربلز، ڈمبلز اور بھی کافی چیزیں موجود تھیں۔
हीर गौर से जिम को देखने लगी, मगर जिसने उसकी सबसे ज्यादा तवज्जो खींची थी वो वहां मौजूद रोबोट थे, जो बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे। वो दिल ही दिल में बस दुआ करने लगी कि ये क्लास जल्दी से ख़त्म हो जाए और वो अपने कमरे में चली जाए, क्योंकि उसके वजूद के हर हिस्से में दर्द था। पहले दिल में नहीं होता था, आज वहां भी महसूस हो रहा था। हीर ने अपनी दाईं जानिब देखा, जहां हसाम दीवार के साथ पुश्त लगाए आंखें बंद किए हुए खड़ा था, जिसके चेहरे पर थकावट के असरात नुमायां थे। उसका शिद्दत से दिल चाहा उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाए, क्योंकि वो उसके माथे पर गिरे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। इसके दिल को इस बात का भी सुकून हुआ कि तालियां उस वक्त उसके पास नहीं है। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ हसाम। एक पल में तुम इतने करीब होते हो, इतनी फिक्र करते हो, जैसे तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ज़रूरी हूँ, और दूसरे ही पल एकदम डार्क और सर्द इंसान बन जाते हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं। वो जो अपनी सोचों में खोई हुई थी, उसकी तवज्जो शारिब की एंट्री ने खींची, जो कि आकर रूम के दरमियान में खड़ा हो गया। आज हमारा पहला दिन है इस कैंप में, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़े आसान काम से शुरुआत करते हैं। वो मुज़हका खेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला। वो जिन नज़रों से सबकी जानिब देख रहा था, सब सुकून से समझ गए थे ये आसान कैसा होने वाला है। जैसा कि मैं सब आपको सेल्फ डिफेंस करना सिखाऊंगा, तो मैं पहले चाहता हूँ आप लोग ज़रा जोड़ों में मेरे सामने आकर फाइट करो, ताकि पता चले तुम लोगों की मजबूती और कमज़ोरी क्या है, ताकि मैं इस हिसाब से इन फिगर्स की स्पीड सेट कर सकूं, जिनके साथ तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। कोई सवाल? इसने कहकर सबकी जानिब देखा। जब कोई सवाल नहीं आया तो वो मजीद बोला, ठीक है मैं बता देता हूँ, पहले कौन से दो लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। शारिब के बोलने पर हीर दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह प्लीज़ ये मुझे ना चुने। हसाम तुम, मैं इसके साथ लड़ूंगी। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करता इशाल ने टोकते हुए कहा, जिस पर कमरे में मौजूद सब लोग इसकी तरफ हैरत से देखने लगे। यहाँ तक कि हसाम भी दीवार से हटकर आईब्रो उचकाकर उसे देखने लगा, जबकि शारिब का कहकहा हवा में गूंजा, क्योंकि वो जानता था हसाम ने ज़रूर कुछ गड़बड़ की है और उसकी बहन बस इसी का बदला सरेआम लेने वाली है। हसाम और इशाल अभी के अभी सेंटर में। उसने हामी भरते हुए दोनों को कमरे के दरमियान में जाने का इशारा किया। हसाम सांस खींचता हुआ कमरे के सेंटर में चला गया, जहां वो और इशाल एक दूसरे की जानिब देखने लगे। इशाल ने हसाम के चेहरे की जानिब वार करना चाहा, मगर वो अपने हाथों से इसका वार रोक गया। इशाल बेशक जिस्मानी तौर पर हसाम से कमज़ोर थी, लेकिन वो जानती थी कि कब कहाँ और कैसे सामने वाले को पंच मारना है या किक करना है, इसलिए हसाम उसे हल्के में नहीं ले रहा था। बेशक वो उस पर वार नहीं करना चाहता था, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रख रहा था कि इशाल के पंच उसे ना लगें। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसा क्या किया है जो उसकी कज़न उस पर नाराज़ है। पर वो जितना उसे जानता था उसे यकीन था वो जल्द ही जान जाएगा। हीर इन दोनों की जानिब ध्यान से देखने लगी, जहां इशाल घूम घूम कर हिसाम के पेट पर पंच मारने लगी थी, मगर हसाम ने फुर्ती से पीछे होकर इसके पंच को अपने हाथ से रोका, जिस पर वो उसे घूरने लगी। वो काफ़ी देर कोशिश करती रही, मगर कोई भी पंच हसाम के वजूद को छू नहीं पाया। तभी हीर ने महसूस किया कि इशाल ने हसाम के कान में सरगोशी नुमा कुछ कहा है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटका और इशाल का जोर से पंच हसाम के पेट पर लगा। अभी वो शौक से निकला भी नहीं था, इसने 3 मजीद पंच एक साथ काफ़ी ताकत से मारे, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस नहीं रख पाया और ज़मीन पर गिर गया। वो नासमझी से उन दोनों की तरफ देखने लगी, जहां हसाम हैरत जबकि इशाल सुलगती निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो नीचे की जानिब होकर उसके कान की तरफ झुकी। अगर आइंदा तुम्हारी वजह से वो तकलीफ से गुजरी, तो हसान यकीन करो मेरा ये अगला पंच तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर होगा। समझ आया? वह आहिस्तगी से उसके कान में गुर्राई और उठ गई। हसाम भी जल्दी से होश में आकर खड़ा हो गया और उसकी गोल्डन ब्लोइश आंखें डार्क और सर्द होने लगीं। इससे पहले वो कुछ करता या कहता, इशाल की आवाज़ इस कमरे में गूंजी, मैं हार मानती हूँ। शारिब ने इन दोनों को देखते हुए ना में सर हिलाया और फिर मुस्कुरा दिया। चलो जी, हमें हमारा पहला विनर मिल गया, जो कि हसाम वजदान है। अब ये फाइट छोड़ो और सब इन फिगर्स की जानिब देखो, जो कि क्लास के एंड में मौजूद हैं। उसके हुक्मिया लहजे में कहते ही सब इस तरफ देखने लगे, जबकि हसाम दांत पीस कर रह गया। ये तुम दोनों में आखिर हो क्या रहा था? जब वो दारिका और हीर के पास पहुंची तो दारिका ने पूछा, कुछ नहीं, मुझे बस उसे कुछ सबक सिखाना था, सिखा दिया। वह कंधे उचकाती हुई बोली,
तुम ने हार क्यों मानी? तुम जीत सकती थी। इशाल के करीब आने पर हीर ने उलझती निगाहों से उसे देखते हुए पूछा। मैं थक चुकी थी, मुझ में मजीद इतनी ताकत नहीं थी कि अगर अब की बार हसाम वार करता तो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाती। इसलिए अपने चेहरे का नक्शा बिगड़वाने से अच्छा था मैं हार मान लूं। बस वही किया। इशाल कहकर उसका हाथ पकड़कर इन रोबोट की जानिब बढ़ गई, जिसे देखने को शारिब ने बोला था। जबकि हीर को यकीन हो गया था कि यहाँ के लोग इंतहाई इनप्रडिक्टेबल हैं। कब क्या करते हैं आप लोग कुछ नहीं कह सकते। इन रोबोट की जिल्द बिल्कुल इंसानी थी, इसलिए उनके साथ प्रैक्टिस के दौरान उनकी जानिब से पड़ते पंच से इन लोगों को ज़्यादा दर्द नहीं होता था। इसलिए हीर ने बहुत इंजॉय करते हुए इस प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी कुछ सीखा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, तो जो मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूँ वो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसे कहते हैं द आई गैच एंड इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट मूव्स। शार्प के बोलते ही हीर की धड़कनें कुछ पल के लिए स्टॉप हो गईं। उसने खुद के खौफ पर काबू पाना चाहा, मगर वो शारिब के बास्केट से प्लास्टिक हेड्स निकालते ही मजीद बढ़ गया। मैं इनका सर अपने हाथों में पकड़ कर रखूंगा। तुम लोगों में से पहले कौन आकर इसकी आंखों को निकालेगा या बिल्कुल इसे तोड़ देगा? इनकी आंखों के स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसानी आंखों जैसी है। शारिब के पूछने पर शाजिम ने उसकी जानिब कदम बढ़ाए तो हीर शौक से अपने भाई को इसकी जानिब जाता देखने लगी, जिससे उसने अभी तक एक बात भी नहीं की थी। ओह माय गॉड, क्या ये सच में इंसान है? कोई भी नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। वो दिल ही दिल में खौफ से बड़बड़ाई। ये इंसान ज़रूर है मगर नॉर्मल नहीं, पागल हैं। इसके दिमाग ने हल्की सी सरगोशी की। जैसे ही शाजिम ने इस प्लास्टिक हेड की आंखों में अपनी 2 उंगलियां धंसाईं, वो कपकपाते हुए अपनी आंखें जोर से बंद कर गई। लेकिन तभी उसने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया, तो उसने धीरे से आंखें खोलकर अपने पीछे देखा, जहां हसाम खड़ा था। अपनी आंखें खोलकर ये देखो, ताकि जब तुम्हारी बारी आए तो आराम से कर सको। वह सुकून से बोला तो उसने उसके हाथ को अपने कंधे से झटका। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे लोगों को उंगली से अंधा करना कोई आम बात है, वह तपे हुए लहजे में बोली, मगर वो उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर गया। नहीं, मेरे लिए ये आम बात नहीं। जानती हो मेरे लिए क्या आम बात है? वो कहकर उसकी डार्क ब्राउन आंखों में देखने लगा। जब मैं किसी की खोपड़ी को टूटता हुआ देखूं या अपने हाथों से तोड़ूं, वो डार्क लहजे में उसके कान में आहिस्तगी से बोला। तो हीर का पूरा वजूद डर से लरजा, क्योंकि वो उसे ऐसे बता रहा था जैसे किसी मौसम का हाल सुना रहा हो। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।